Friends, welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनुषा। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, मेजर लिम्स ऑफ द अर्थ। इसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हम ये कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ओशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एयर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बायोस्फीयर क्या होता है? द स्फीयर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरैक्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। कह रहे कि बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मतलब बायोस्फीयर में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ये जो बायोस्फीयर है, इसका ये वर्ड जो है वो ग्रीक शब्द से निकला हुआ है और बायो का मतलब होता है जीवन और स्फीयर का मतलब क्या होता है? गोलाकार, ठीक है। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन का गोलाकार, यानी जीवन का गोला, ठीक है। स्फीयर का मतलब गोला होता है ना। तो अभी कह रहे कि बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर सभी जीव जंतु क्या करते हैं? जीवित रहते हैं या जीवन जीते हैं। Plants, animal and microbes provide a large variety of foods and raw material। कह रहे कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं या जीव जंतु हैं छोटे छोटे, वो फूड और रॉ मटेरियल का काम करते हैं ताकि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनको भोजन मिल सके। अगर हम साइज की बात करें तो द बायोस्फीयर इज अ वेरी स्मॉल। Most scientifics believe that we have not yet been able to explore the total biosphere with respect to the diversity of life। यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अभी भी हम लोगों ने ये बायोस्फीयर के और अलग अलग पार्ट को हम नहीं ढूंढ पाए हैं। इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन में कहा गया कि बायोस्फीयर जो है वो बहुत छोटा है। हाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बायोस्फीयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि और भी क्या हो सकते हैं? और भी स्फीयर्स हो सकते हैं जिनको हम अभी खोज नहीं पाए हैं। बायोस्फीयर इज मेड ऑफ डिस्टिंक्ट जोन्स ईच हैविंग इट्स ओन क्लाइमेट पैटर्न एंड प्लांट एंड एनिमल। यानी बायोस्फीयर जो है वो अलग अलग जोन से मिलकर बनता है जिनमें अलग अलग क्लाइमेट है, क्लाइमेट का पैटर्न है, प्लांट है, एनिमल्स हैं। ये कह रहे कि ये जो डिफरेंट जोन्स हैं इनको हम इकोसिस्टम्स कहते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सी प्लांट ऑरिजिनेटेड मच बिफोर एनी एनिमल वॉज बॉर्न ऑन द अर्थ। ये माना जाता है कि जो सी प्लांट्स है वो सबसे पहले सी प्लांट्स होंगे। ग्रोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मेड एनिमल लाइफ एंड पॉसिबल। कह रहे कि यही जो सी प्लांट्स हैं ये बड़े हुए मतलब ये इन्होंने ग्रो किया होगा, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया होगा, तभी एनिमल्स का लाइफ पॉसिबल हो पाया है। मरीन लाइफ ग्रेजुअली क्रॉल टू द लैंड एंड इवॉल्व इनटू द अबाउट मिलियन स्पीसीज। कह रहे कि जो मरीन लाइफ यानी समुद्र के अंदर का जो जीवन है वो सबसे पुराना जीवन है। यानी वहाँ पर हर मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है, प्रजातियां जो है जीवन की ही मिलती है। लाइफ ऑन अर्थ मस्ट Life on Earth must have originated in the narrow zones where land, water, air meet। कह रहे कि जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो बहुत नैरो जोन है, वो बहुत छोटा है, ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना? लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग इवॉल्व मच लेटर। कह रहे कि ह्यूमन बीइंग जो है और अलग अलग जो स्फीयर्स हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन्हें आगे चलकर क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। ह्यूमन एक्टिविटी हैव ऑलवेज बीन एम्ड एट मीटिंग देयर इंक्रीज नीड। क्या है कि ह्यूमन जो मानवीय प्रक्रियाएं होती हैं उनका केवल उद्देश्य ये होता है कि अपनी आवश्यकताओं को वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सके। टू अचीव दिस ह्यूमन बींग ऑफन डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ह्यूमन बींग है वो क्या करता है? प्राकृतिक जो बैलेंस है उसको भी उसने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया है। जैसे कि इलीगल डंपिंग करना, यानी हम जो अपने वेस्ट जो होते हैं उन्हें क्या करते जाते हैं? कूड़े उनको डंप करते हैं लैंड में या फिर ओशन में या वाटर बॉडीज़ में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। या जैसे हम पेड़ों को काटते हैं या उससे भी नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। उसके बाद या तो हम बहुत ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम जैसे
फॉसिल फ्यूल के लिए। तो एक्सेस, किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो हमारे बायोस्फीयर को या नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव लेड टू द पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। यानी कि ह्यूमंस की ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से एयर, लैंड और वाटर का पोल्यूशन बढ़ा है। We should learn to enjoy nature's gift and preserve them in such a way that we can pass these on the coming generation। इसमें कहा गया कि हम लोगों को वो जो भी हमें हमारी प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं उनका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए और उन्हें बचा कर रखना चाहिए अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए। सो गाइज, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा बोलती हूँ मैं कि जो भी आपका बुक वर्क है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन आंसर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको खुद करना है। इसमें इसके बाद यहाँ पर 2 टॉपिक दे रखे हैं जिसमें मैंने एफ में निशान लगाया है, सिर्फ वही वाला करना है आपको। ठीक है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर दोनों के टॉपिक्स दे रखे हैं अलग अलग। उनमें से कोई 3 लाइनें, 3 से 4 लाइनें छाट कर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ओके, लास्ट पीटीएम भी हुआ था आप लोगों का। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि मैम जो बच्चे हैं जो आप उन्हें होमवर्क देते हो वो करते नहीं हैं, वो रीड नहीं करते हैं, वो फिलअप्स नहीं करते, उन्हें सारा पका पकाया पक्की पकाई खिचड़ी चाहिए होती है और वो काम नहीं करते हैं। तो मैं गाइस मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ बेटा, ये आपकी ही भलाई के लिए है। ये इसलिए दिए जाते हैं, ये एक्सरसाइज मैं आपको बुक वर्क में इसलिए आपको देती हूँ ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद चैप्टर को अच्छे से रीड करें और इन क्वेश्चन को फिल करें ताकि आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ये चैप्टर्स लर्न हो जाए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और चैप्टर रीड करके इस बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं ना सारे? चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। इसके 1 वर्ड के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज लिथोस्फेयर। तो आ जाइए, ये इसका आंसर है आपका जो न्यू वर्ड्स है इसमें लिथोस्फेयर वाला टॉपिक है वो द सॉलिड क्रस्ट से लेकर एनिमल तक, ये आपका जीवन का आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन वाटर। तो ये क्या है? यहाँ से लिखना आपको द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन वाटर इज 11,022 मीटर इन मरीना ट्रेंच। ठीक है, इसके बाद नेम द 4 ओशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समरी में पॉइंट नंबर 8 देयर आर 4 मेजर ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक। ये पूरा का पूरा ये आपका किसका आंसर है? G5 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं G6 पे नेम द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर वहीं आ जाइए समरी पर। जो पहला वाला पॉइंट है ये आपका G6 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम व्हाट इज बायोस्फेयर। फिर आ जाइए बायोस्फेयर के लिए आप यहाँ पर न्यू वर्ड्स में द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द लिथोस्फेयर एंड लाइफ एग्जिस्ट, ये आपका क्या है? G7 का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ 2 क्वेश्चन मैंने कटवाए हुए हैं बट ये दोनों के दोनों इतने खास नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें कटवा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फिजिकल फीचर ऑफ एशिया। तो एशिया वाले टॉपिक पे आ जाइए। एशिया के टॉपिक पे आ जाइए। ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और ये रहा एशिया, H1। ठीक है, एशिया वाला टॉपिक पहले ही देख लीजिए, आप इसे अच्छे से समझिए। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ तक लिखना है पहले। उसके बाद फिर यहाँ पर एशिया इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन से लेकर द वेस्ट तक लिखना है। उसके बाद फिर आपको द एशिया इज लैंड से लेकर हाईएस्ट प्लेट्यू, ये तीनों आपको लिखने हैं। ये आपका H1 का आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं H2 पर, ठीक है। H2 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं H2 का क्वेश्चन कहाँ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सॉरी H2 तो मैंने करवाया ही नहीं है। H3 है डिस्क्राइब द पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन वाले टॉपिक पर आ जाइए। सॉरी, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका ओशन, हम ओशन की बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन यहाँ पर, ठीक है। द पैसिफिक ओशन से लेकर आपको ये लिखना है रिंग ऑफ फायर तक। ये आपका H3 का आंसर है। H4 मैंने कटवा दिया है। H5 को कहाँ से कहाँ तक लिखना है, टॉपिक है एटमॉस्फेयर। पहला द एनवलप से लेकर द ग्रेविटी, सॉरी हाँ, द ग्रेविटी तक, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका H5 का आंसर हो जाएगा। सो गाइज, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी इश्यू हो, यू कैन कॉल मी। गुड बाय, टेक केयर।